तो क्या हालचाल बच्चों, सब बढ़िया। बेटा आज हम लोग डिकोड करेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी का सिलेबस। तो बिना देरी किए बेटा जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले तुम लोगों को कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे कि कौन से टॉपिक्स हमारे इस बार क्लास 11th में एक्सक्लूड हुए हैं, या फिर क्या चीज़ें हैं, या कुछ क्या इंक्लूड हुआ है, ऐसा समथिंग। तो छोटी छोटी सी चीज़ें यार जिसमें तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पहली बात, एक छोटी सी टिप है, ये जो सिलेबस आप लोगों का है बेटा जो रिप्रिंट हुआ है, ठीक है, इसे प्लीज़ इसकी आप लोग एक फोटो कॉपी निकाल लो, एक या 4-5 निकाल लो, ताकि पूरे साल भर ऐसा ना हो मैम के पीछे पड़े रहो अपनी कि मैम सिलेबस क्या है, हम तो कंफ्यूज है। ऐसा नहीं करना, टाइम वेस्ट होता है, उससे बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ेगी। अभी से 4-5 प्रिंट जो है निकाल के बेटा रख लो उसे, ठीक है। एक आध बैग में, एक डेस्क के सामने अपना पेस्ट कर लो, वॉल के सामने, ठीक है, और एक आध बुक में भी रखा करो, ताकि एकदम से जब भी डाउट हो एकदम से निकाला, अच्छा ये सिलेबस में है, नहीं है, रख दिया, ठीक है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, प्लीज ऑलवेज एंड ऑलवेज जब भी ये वीडियो देख रहे हो, प्रेफर न्यू एनसीईआरटी। पुरानी एनसीईआरटीज को मत रेफर करना। रीजन बीइंग, आप में से काफी सारे बच्चे जो सीबीएसई कोर बोर्ड्स के लिए तैयारी करते हैं 12th में, या फिर अभी 11th में स्कूल लेवल पे कर रहे हैं, वॉटएवर, ठीक है। अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हो तो एक अलग बात है बेटा, आपको काफी बार पुरानी बुक्स भी रेफर करनी पड़ती है। बट अगर आप बेटा नई बुक रेफर करोगे तो बेनिफिट ये रहेगा यार, तुम लोगों को ये पता रहेगा कौन सा सिलेबस में है अभी इस साल और कौन सा नहीं है। तुम लोग टेंशन में नहीं आओगे कि भाई पता नहीं कौन सा सिलेबस में है कौन सा नहीं है, बिकॉज पिछली बुक्स में इतना मार्क हो रखा होता है कि आप लोग कंफ्यूज आते हो, पता नहीं इस साल का लेटेस्ट सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक्स हैं नहीं है, आप लोगों को नहीं पता चलता। और एक गलती जो बच्चे ये करते हैं कि स्टेशनरी जाएंगे, भाई न्यू बुक भी लेंगे, लेकिन वो पुराना एडिशन होता है जो रिवाइज नहीं होता। तो प्लीज जब आप एनसीईआरटी लेने जाओ तो स्टेशनरी वाले भैया को बोल देना कि रिवाइज्ड एडिशन न्यू बुक चाहिए क्लास 11th बायोलॉजी की, एंड वहां चेक कर लेना, वहां लिखा होता है रिवाइज्ड एडिशन, ठीक है। और बेटा एनसीईआरटी की जो कॉस्ट है वो ₹185 अप्रॉक्सीमेटली वहां पे लिखी हुई थी। इससे कम में ही देगा, 5-10 रुपए या फिर इतने की ही देगा, लेकिन प्लीज इससे ज्यादा की मत लेके आ जाना कहीं, इस चीज का ध्यान रखना। और प्लीज चेक कि वहां रिवाइज्ड एडिशन लिखा हो। अब उसके अलावा 2 चीज़ें बता दी, सिलेबस का प्रिंट निकाल लो, दूसरा न्यू बुक ही प्रेफर करो, बिकॉज उसमें क्या होता है जो चीज़ डिलीटेड है यार वो डिलीटेड है, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्लास 11th में बेटा थोड़ा नोट मेकिंग पे ध्यान दो, किस तरीके से नोट्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि तुम लोग यार कितनी यूनिट्स है, 5 यूनिट्स है, उसमें 19 चैप्टर है भैया, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये 19 चैप्टर है, ठीक है। तुम्हें मन लगा के पढ़ना है यार, अभी से मेहनत करनी शुरू कर दो। क्लास 11th इज नॉट अबाउट यार कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं, उससे तुम्हारी नॉलेज जज हो रही है, नहीं। क्लास 11th में अगर तुम्हारा एक डिसेंट स्कोर है बेटा, वो सभी को पता है क्लास 11th हार्ड होती है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। वो परसेंटेज ये बताता है कि क्या तुम्हें अपने आप को घिसना आता है, क्योंकि जो बच्चा 11th में बहुत मेहनत करके भी 80+ % ला रहा है यार, इसका मतलब उस बच्चे को मेहनत तो करना आता है ना, उससे वो चीज़ का थोड़ा सा पता लगता है। तो मेहनत करो, नोट्स वगैरह बनाओ, उससे क्या होगा 12th में हेल्प होगी, किस तरीके से शॉर्ट नोट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स, डायग्राम बना रहे हैं, बोर्ड्स में बहुत हेल्प करेगा, क्विक रिकॉल में जल्दी हेल्प करेगा, सीईटी में हेल्प करेगा। तो इस चीज़ को कहूँगी बेटा अभी से क्लास 11th में नोट्स कैसे बनाते हैं उस पर वर्क करना शुरू करो। अब बात यह है कि बेटा कौन से आप लोगों के 5 यूनिट्स है जिसमें 19 चैप्टर है, ठीक है। 5 यूनिट्स कौन सी है देखो, 25-26 का सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। जो 5 यूनिट्स है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये आपके 5 चैप्टर्स है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे देखो कौन कौन से 19 चैप्टर्स है, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, फिर क्या है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल इन सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, breathing and exchange of gases, body fluids and circulation, excretory products and their elimination, locomotion and movement, neural control and coordination, chemical coordination and integration। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें इस पे ध्यान देने की जरूरत है बेटा, वो ये है कि चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल जो है आपका, उसमें से कुछ टॉपिक्स एक्सक्लूडेड है, ये बात सिलेबस में भी लिखी हुई है, तो मेक श्योर कि आप लोग को ये बात पता। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, ठीक है, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग एंड द लिविंग स्टेट, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है आपका बायोमोलिक्यूल्स का, ये नहीं है, ठीक है।
ये चीज़ मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखी है ताकि तुम लोगों को दिखे। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। और देखो ये पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ फ्रॉग। तो ये है सिलेबस में। डोंट थिंक कि पहले कुछ सीनियर बोलते थे ना हमारे टाइम पे नहीं है, उनके टाइम पे नहीं था, तो अब याद रखना तुम्हारे टाइम पे है बेटा, ठीक है। आगे आ जाओ। अब एक चीज बेटा, एक्स्ट्रा नॉलेज रखो, अच्छी बात है, बट स्मार्ट स्टडी इज अ मस्ट थिंग। ये ना हो कि बेटा दुनिया भर की चीज़ों की नॉलेज है लेकिन जो एक्चुअल में पेपर में आ रहा है, ठीक है, वो चीज़ की नॉलेज ना हो। तो स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं कि भाई उस चीज़ की नॉलेज हो बेटा जो चीज़ आ रही है, उसके बियॉन्ड हो लेकिन पहले उसकी हो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए एक्चुअल में। क्योंकि जब सीबीएसई या एनसीईआरटी जो भी ये बैठते हैं बेटा सिलेबस वगैरह डिजाइन करते हैं, वो ये ध्यान में रख के करते हैं कि बच्चे की क्या जानना जरूरी है और क्या नहीं है बेटू, ठीक है। तो डिसऑर्डर जानो, इंटरेस्टिंग होता है, आई नो, ठीक है, लेकिन देखो हर चैप्टर के बाद ये कुछ डिसऑर्डर्स लिखे, इनको डेफिनेटली करना, फिर चाहे तो एक आध चीजें एक्स्ट्रा पढ़ लेना, ठीक है। पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए बेटा, फिर अगर मन करे तो एक्स्ट्रा कर लेना, ये डिसऑर्डर्स मत छोड़ना, ठीक है, ओके। बाकी सिलेबस भी मैंने तुम लोगों को बता दिया क्या चीज डिलीटेड थी बायोमोलिक्यूल्स वाले से। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि वो चैप्टर पता नहीं है यूनिट में नहीं है, बट सीबीएसई के साइड से जो एनसीईआरटी है उन्होंने ये जो सिलेबस है, ये चीज़ रीप्रिंट 25-26 के जो सिलेबस आया है उसमें ये चीज़ क्लियरली लिखी है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस। वो सिलेबस में है लेकिन वो फाइनल एग्जाम्स में नहीं आएगा, वो फाइनल सबमिटिव असेसमेंट में नहीं आएगा। टीचर चाहे तो उस चैप्टर को पढ़ा सकते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है, वो चैप्टर पार्ट है सिलेबस का, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये बात, ठीक है, लेकिन वो फाइनल एग्जाम्स में सबमिटिव असेसमेंट में नहीं आएगा। बट टीचर्स बेटा उससे हो सकता है एक्टिविटीज, हो सकता है आपकी क्या चीज़ एक्टिविटीज़ या छोटे मोटे टेस्ट उससे लेके आपको एसेस कर सकते हैं, मतलब कि जज कर सकते हैं, जज इन द सेंस मार्क्स वार्क्स दे सकते हैं थोड़े बहुत कहीं पे, लेकिन वो फाइनल एग्जाम्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, अगर आपकी जो मैम है वो चैप्टर को इंक्लूड करके पढ़ा रही हैं, वो फाइनल में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ सबमिटिव असेसमेंट में नहीं आएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ सकता है, छोटे मोटे टेस्ट एक्टिविटीज़ में उसके मार्क्स इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। बट अगेन ये चैप्टर क्यों उन्होंने इंक्लूड किया है या फिर ऐसा क्यों किया कि फाइनल एग्जाम्स में ना आए, क्योंकि भाई ऑलरेडी 19 चैप्टर हैं, बच्चों को बेटा स्ट्रेस ना हो, बट मीन वाइल इट इज़ अ इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बच्चों को नॉलेज भी हो, एट द सेम टाइम स्ट्रेसफुल ना हो, ठीक है। तो मीनिंगफुल लर्निंग के लिए इस चैप्टर को सबमिट फाइनल असेसमेंट में नहीं रखा है, लेकिन इसको इंक्लूड किया हुआ है सिलेबस में, ठीक है। देखो द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस बट विल बी असेस्ड ओनली फॉर्मेटिवली टू रेनफोर्स अंडरस्टैंडिंग विदाउट एडिंग टू द सबमिटिव असेसमेंट। फाइनल में नहीं होगा लेकिन छोटी मोटी एक्टिविटीज एंड क्लास टेस्ट में इंक्लूड हो सकता है। दिस रिड्यूसेस एकेडमिक स्ट्रेस व्हाइल एंश्योरिंग मीनिंगफुल लर्निंग। स्कूल्स can integrate choice, schools can integrate these with existing chapter as they align well। और ये जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला जो चैप्टर था, इसका जो स्टडी मटेरियल है यू कैन रेफर टू द सीबीएसई रीडिंग मटेरियल। कहाँ मिलेगा? गूगल पे डायरेक्ट बोलोगे ना सीबीएसई रीडिंग मटेरियल ऑफ क्लास 11th डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डायरेक्ट जो फर्स्ट आपको वो मिलेगा ना ऑप्शन मिलेगा, दैट विल बी सीबीएसई की डायरेक्ट साइट खुल जाएगी जहाँ पे ये वाला मिलेगा, इसकी पीडीएफ मिलेगी, उसे डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकलवा लेना चाहे तो, या अपने आईपैड या टैब वगैरह जो भी है पीसी वगैरह उसमें स्टोर कर लेना, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। अगर स्कूल में मैम कराती है बेटा तो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो। तो ये चीज़ आप लोगों को इंपॉर्टेंट थी जानना कि ये फाइनल एग्जाम्स में तो नहीं आएगा, बट अगर मैम पढ़ा रही है वो आपके टेस्ट या एक्टिविटीज़ ले सकती हैं, ठीक है। सो आई होप बेटा आप लोगों को सभी कुछ क्लियर है। इसी टाइप की अपडेट्स के लिए जो भी चीज़ होती है या आगे तुम लोग 12th में पढ़ोगे मेरे से, ठीक है, सीयूईटी से रिलेटेड मैं वहाँ पे बच्चों को एंट्रेंस के लिए तैयारी कराती हूँ अड्डा 247 प्लेटफॉर्म पर, साइंस अड्डा एंड सीयूईटी अड्डा 247 पर। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, निशा मंडराल सीयूईटी बायोलॉजी। यहाँ पर बेटा जो भी अपडेट्स होते हैं, ठीक है, सीयूईटी से रिलेटेड, क्लास 11 से रिलेटेड मैं बच्चों को बताती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली अपना टेलीग्राम ग्रुप
क्रिएट किया है एंड वी आर अ फैमिली ऑफ 12 मेंबर्स। सो आप लोगों को अगर कोई भी टॉपिक जो कि आपकी एकेडमिक लेवल को अफेक्ट करता है या कोई भी डाउट है, बच्चे मेरे से वहाँ पे पूछते हैं, फिर मैं यहाँ पे आके बेटा आप लोगों को आंसर करती हूँ या कभी कभी वहाँ पे भी कर देती हूँ। तो डू जॉइन देयर। सारी क्लासेस की PDF जो भी मेरी कैप्सूल सीरीज क्लास 11th में आ रही है ना, या कुछ भी आ रहा है, वहाँ पे सब चीज़ के मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्म पहले ही कर देती हूँ अगर कोई क्लास है नहीं है क्या है। तो डू जॉइन देयर, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी मुझे कमेंट करके बताओ क्लास 11th का बेस्ट और वर्स्ट टॉपिक कौन सा है, और कोई हेल्प चाहिए तो डू कमेंट। ठीक है, बाय बाय बेटा।